एक ब्रीफ ओवरव्यू ले लेते हैं पिछली क्लास का कि पिछली क्लास में हमने क्या बातचीत करी थी। आप लोगों को अगर याद हो तो हमने वैदिक पीरियड पढ़ा था पिछली क्लास में, पिछली 2-3 क्लासेस में हमने वैदिक पीरियड के बारे में यानी चैप्टर नंबर 5 हिस्ट्री का पढ़ा था। और वैदिक पीरियड में हमने जाना था कि जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने खात्मे की तरफ आती है, यानी जैसे जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म होना शुरू हो जाती है, तो हल्के हल्के करके आर्यंस का इंडिया की तरफ आना शुरू हो जाता है। कैस्पियन सी, अगर आप लोगों को हल्का फुल्का रिवाइज करवाऊं तो कैस्पियन सी मैंने बताया था, कैस्पियन सी के आसपास जो लोग रहा करते थे उनके पास खाने पीने की सुविधाएं खत्म हो चुकी थी, वहां की मिट्टी में फर्टिलिटी कम हो चुकी थी और वहां पे खाने पीने के जो पेड़ पौधे वगैरह हैं या जो जो भी वो चीजें खाया करते थे, उन चीजों की रिसोर्सेज जो थी वो कम हो चुकी थी, जिस वजह से वो नई जगहों की तलाश में थे जहां पे वो जाकर के सेटल हो सके। तो कुछ लोग दुनिया के कैस्पियन सी में रहने वाले लोग के आसपास रहने वाले लोग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चले गए और उसमें से कुछ लोग थे जिन्होंने इंडिया की तरफ आना शुरू कर दिया। अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर आप देखेंगे तो वहां पे खैबर नाम की एक जगह है। सो खैबर पास से, खैबर पास कहते हैं माउंटेन के पास कहा जाता है, माउंटेन के बीच से जो रास्ता होता है, पहाड़ों के बीच से रास्ता जो होता है जो एक जगह को दूसरी जगह से कनेक्ट करता है। तो खैबर पास से होते हुए इंडिया की तरफ आर्यंस आए और इंडिया में सेटल होना शुरू कर दिया। लगभग 300-400 साल लगे उनको लगभग लगभग पूरे तरीके से इंडिया में आकर के सेटल होने के लिए। और इतने 300-400 सालों के अंदर इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरे तरीके से समाप्त हो चुकी थी। और उसके समाप्त होने के पीछे हमने कई सारे फैक्टर्स पढ़े थे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन शायद इस वजह से समाप्त हुई कि उनके आर्यन से लड़ाई हुई, कुछ कहते हैं इस वजह से समाप्त हुई क्योंकि वहां पे फ्लड्स आ गई, कुछ कहते हैं कि वहां पे ड्रॉट्स आ गए, कुछ कहते हैं अर्थक्वेक आ गया। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि जब तक आर्यंस आए तो आर्यंस के आते आते इंडस वैली सिविलाइजेशन पूर्ण रूप से खत्म हो चुकी थी। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने आप में बहुत ज्यादा डेवलप ऑलरेडी थी, लेकिन जब तक आर्यंस आए तब तक इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हो गई। इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो इंडियंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते थे, जितने डेवलप्ड थे, उस टेक्नोलॉजी को आर्यंस नहीं सीख पाए। तो आर्यंस अपने ही तरीके से जैसे रह रहे थे उन्होंने वैसे ही रहना शुरू कर दिया, यानी जैसे कैस्पियन सी के आसपास रहते थे वैसे ही उन्होंने इंडिया में शिफ्ट होने के बाद रहना शुरू कर दिया। लेकिन उनके साथ खासियत ये थी कि संस्कृत के ऊपर बहुत ज्यादा पकड़ थी, संस्कृत लैंग्वेज को बहुत ज्यादा डेवलप कर चुके थे, इसलिए उन्होंने कई सारी किताबें इंडिया में रह करके लिखना शुरू करी। और उनमें से किताबें, जो सबसे इंपॉर्टेंट किताबें, उनको वेद कहा जाता है। और 4 वेद लिखे कई सौ सालों में, मतलब इट टुक हंड्रेड्स ऑफ इयर्स फॉर देम टू प्रिपेयर दीज वेद्स। और इसीलिए लगभग 1500 बीसीई, 1500 बीसीई, विच मींस 1500 बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, 1500 बीसीई से लेकर के 600 बीसीई तक, 1500 बीसीई टू 600 बीसीई, लगभग 900 सालों तक वैदिक पीरियड रहा, जिसके बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। और वैदिक पीरियड को भी हमने जाना था कि 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया था, अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड। अगर आपको याद हो, मैंने बताया था कि अर्ली वैदिक पीरियड में क्या हुआ था कि जब आर्यंस इंडिया में आकर के सेटल हुए थे तो वो सेमी नोमैड्स थे। सेमी नोमैड्स का मतलब है कि वो कुछ समय एक ही जगह पर रहा करते थे, जितना यूजुअल नोमैडिक लोग रहते हैं उनसे ज्यादा रहा करते थे, और फिर उसके बाद आगे चले जाया करते थे दूसरी जगह की तलाश में, जहाँ की फल फूल पौधे पेड़ इन सबको खा सकें और अपने जानवरों को चराने के लिए घास भी जहाँ पे उनको मिल सके। अब लेकिन हल्के हल्के क्या हुआ, अर्ली वैदिक पीरियड में हल्के हल्के करके आर्यंस ने भी खेती करना सीख ली। हालांकि आर्यंस उस लेवल की खेती नहीं कर पा रहे थे जिस तरह की खेती इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग करते थे। क्यों? क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों से सीख ही नहीं पाए, सीखने का मौका ही नहीं मिल पाया आर्यंस को, बिकॉज जब तक आर्यंस आए तब तक इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म होना शुरू हो चुकी थी, लोग ऑलरेडी वहां के काफी ज्यादा लुप्त होना, एक्सटिंक्ट होना शुरू हो चुके थे। अब जब आर्यंस थे, आर्यंस यहाँ पे रहना शुरू किया उन्होंने, शुरू में सेमी नोमैडिक थे, फिर उसके बाद उन्होंने हल्के हल्के करके खेती करना शुरू कर दी। खेती जो करते थे वो स्टोन टूल से करते थे या कॉपर टूल से किया करते थे, या तो कॉपर के औजार बनाते थे या स्टोन के औजार बनाते थे और उससे खेती करते थे। लेकिन वो खेती इतनी ज्यादा फ्लरिश नहीं हो पाती थी, वो खेती इतने बढ़िया लेवल की नहीं हो पाती थी जितने बढ़िया लेवल की इंडस उनसे पहले वाले यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कर रहे थे। खैर, लेकिन क्योंकि खेती करना शुरू कर दी तो एक ही जगह पे रहना शुरू कर दिया आर्यंस ने। जब एक ही जगह पर रहना शुरू कर दिया तो उनकी फैमिली बढ़ना शुरू हो गई, हल्के हल्के करके कई जनरेशन के बाद उनकी फैमिली बहुत बड़ी हो गई। जब उनकी फैमिली बड़ी हो गई तो कई सारे गांव बनना शुरू हो गए, तो गांव को कहा जाने लगा ग्राम। और एक ही कबीले के लोग, कबीले जैसा मैंने आपको बताया था कि किनशिप टाइज हुआ करते थे, किनशिप टाइज मतलब खून के रिश्ते हुआ करते थे। तो अगर कोई एक ही दादा परदादा के कुछ बच्चे हुआ करते थे, वो अपने आप को एक ही कबीले का हिस्सा माना करते थे। सो द पीपल हु बिलोंग टू वन
one ancestors, one pair of ancestors, they used to call them as people of one tribe, people of the same tribe. और tribe का यानी उनके कबीले का जो नाम होता था वो उनके उसी ancestor के नाम पे होता था जिसको फॉलो करते थे, यानी वो अपना जिसको पूर्वज माना करते थे. तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ट्राइब है जिसका नाम फॉर एग्जाम्पल अपनी क्लास का किसी बच्चे से का नाम ले लेते हैं, जैसे अंश मान लीजिए, किसी कबीले का नाम है अंश कबीला यानी अंश ट्राइब. तो अंश ट्राइब का मतलब है कि इनके इस ट्राइब के जो पूर्वज थे, कोई एंसेस्टर थे, उनका नाम अंश था, और इस वजह से जो अब कबीला चलता आ रहा है, जो ट्राइब चलता आ रहा है, वो अंश ट्राइब कहता है अपने आप को, अपने अपने नाम के आगे वो अंश लगाते हैं. खैर, कबीले साइज में बढ़ते चले गए और एक ट्राइब के नीचे यानी एक ही कबीले के अंदर कई सारे गांव आने लगे. Many villages used to fall under the rule of one tribe, और इसीलिए एक ट्राइब को कहा जाने लगा जन, और एक गांव को कहते थे ग्राम, और फैमिली को कहते थे ग्रह. ये तीन चीजें ध्यान रखिएगा. कबीले को कहते थे यानी ट्राइब को कहते थे जन, फैमिली को कहते थे ग्रह, और गांव को कहते थे ग्राम. यानी एक जन के अंदर यानी एक ट्राइब के अंदर एक कबीले की पॉपुलेशन के नीचे कई सारे ग्राम आया करते थे. खैर, फिर लेटर वैदिक सिविलाइजेशन शुरू हुआ, सॉरी लेटर वैदिक पीरियड शुरू हुआ, लेटर वैदिक एज शुरू हुई. और जब लेटर वैदिक एज शुरू हुई तो हमने उसमें जाना कि एक इंपॉर्टेंट चीज जो आर्यन से सीख ली थी वो थी आयरन टूल्स का इस्तेमाल करना, यानी लोहे के हथियार, लोहे के औजार बनाना सीख लिया था. अब जब लोहे के औजार बनाना सीख लिया आर्यन से, तो जंगलों को साफ करना आसान हो गया, जंगलों को काटना आसान हो गया, खेती के लिए जमीन काफी सारी उनके पास अब अवेलेबल होने लगी, क्योंकि अब उनके लिए जंगलों को काटना आसान था. पहले सिर्फ उसी जगह पे खेती करते थे जहां पे घास होती थी, क्योंकि घास ही काट सकते थे, उनके हथियार ऐसे थे कि जिससे सिर्फ घास कट पाती थी. लेकिन जब लोहे के औजार बनना शुरू हुआ, और लोहे के औजार बहुत ज्यादा तेज धार वाले होते थे, बहुत शार्प होते थे, तो जंगलों को काटना बहुत ज्यादा आसान हो गया. जब जंगलों को काटने लगे, जंगल साफ करने लगे, तो उस पर खेती करना शुरू कर दी, और हल्के हल्के करके फसल जो थी वो तेजी के साथ बढ़ने लगी. तेजी के साथ क्यों बढ़ने लगी? एक तो जगह ज्यादा मिल गई खेती करने के लिए, जंगलों को आराम से साफ कर सकते थे. दूसरा, लोहे के औजार शार्प इतने होते थे कि मिट्टी की गहराई तक खुदाई हो सकती थी, और जितनी गहरी खुदाई हो पाती है मिट्टी की, उतनी अच्छी खेती हो पाती है. तो बेहतर खुदाई हो पा रही थी, यानी टिलिंग ऑफ सॉइल बेहतर तरीके से हो पा रही थी, और बेहतर हथियार बन पा रहे थे, इस बेहतर औजार बन पा रहे थे. इस वजह से एग्रीकल्चर बहुत तेजी के साथ बढ़ने लगा लेटर वैदिक पीरियड में. और इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से जो राजा थे यानी उस जन के यानी उस ट्राइब के जो राजन हुआ करते थे, आपको याद होगा मैंने राजन के बारे में बताया था, ये उस ट्राइब के जो राजन होते थे, राजन अब बहुत पावरफुल होने लगे. राजन इसलिए पावरफुल होने लगे क्योंकि राजन जो थे वो टैक्सेस अब ज्यादा कलेक्ट कर सकते थे. वो टैक्सेस ज्यादा क्यों कलेक्ट कर सकते थे? क्योंकि लोग खेती ज्यादा कर पा रहे थे. जब लोग ज्यादा खेती कर पा रहे थे तो उनसे ज्यादा टैक्सेस लिए जा सकते थे. जब उनसे ज्यादा टैक्सेस लिए जा सकते थे तो ऑब्वियसली बात है कि राजा पावरफुल होने लगे, और इसी वजह से राजा अपने नाम के आगे लगाने लगे महाराज धीराज. आपको याद होगा पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि ऐसे टाइटल्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया राजन ने, जैसे कि महाराज धीराज यानी राजाओं का राजा. इस तरीके से लेटर वैदिक पीरियड में गांव का ट्राइब का साइज यानी जन का साइज जो था वो काफी बड़ा होने लगा. यानी अब एक ही जन के अंडर बहुत बड़े बड़े गांव आने लगे, और बहुत ढेर सारे गांव आने लगे. और महाराज धीराज की ताकत इसी बात पे जानी जाती थी कि जिस राजा के अंतर्गत, जिस राजा के कब्जे में ज्यादा गांव होते थे, द किंग हु हैड द मोस्ट नंबर ऑफ विलेजेस अंडर हिम वुड बी द मोस्ट पावरफुल, एंड द किंग हु हैड लीस्ट या लेस नंबर ऑफ विलेजेस अंडर हिम वुड बी लेस पावरफुल और लीस्ट पावरफुल ऑफ ऑल. इतनी बात मेरे ख्याल से आप सब लोगों की समझ में आ चुकी होगी. एक बार मैसेजेस देख लेता हूँ, आप लोगों के कुछ मैसेजेस आए हुए, और फिर हम बात को आगे बढ़ाएंगे. मैंने एक तरीके से आपको क्लास ओके नियति बेटा, जैसा मैंने आपको बताया कि नियति सिंह सर योर वॉइस इज नॉट कमिंग, और मीटिंग बार बार ऑफ हो रही है, दैट्स वाई कुछ समझ में नहीं आया. यस नियति, ये मुझे इस बात का अंदाजा था कि आज ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि बारिश पड़ना शुरू हो चुकी है, और बारिश के समय पर बहुत तेजी के साथ नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है, नेटवर्क इशू होता है, और जब ज्यादा तेज बारिश होती है तो और ज्यादा नेटवर्क इशू होता है. तो आपको मेरी आवाज बहुत ज्यादा क्लियर नहीं आ रही होगी, या आपको मीटिंग में भी प्रॉब्लम हो रही होगी. तो उस केस में मैंने आपको सजेशन ये दिया है कि मैं आज ही मीटिंग की वीडियो जैसे ही यूट्यूब पर अपलोड करूंगा, उसका लिंक मैं व्हाट्सएप पर भेज दूंगा, आप वहां से इस वीडियो को पूरा देखना. देखने के बाद चैप्टर जहां तक मैंने पढ़ा है वो चैप्टर पढ़ना, और चैप्टर पढ़ने के बाद जो क्वेश्चंस आप मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ लेना, मैं आपका जवाब
सारे स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूं मैं, सब स्टूडेंट्स को व्हाट्सएप पर मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि मैं उसी समय जवाब ना दूं क्योंकि बिजी होता हूं, लेकिन मैं आपको लेटर ऑन जैसे ही फुर्सत मिलेगी फौरन जवाब दूंगा। तो अभी तक आप लोगों को अगर ये बात क्लियर हो चुकी हो कि कैसे आर्यंस इंडिया में आए, आने के बाद पहले नोमैडिक थे, फिर उसके बाद एग्रीकल्चर करना हल्का फुल्का सीखा तो एक ही जगह पे रहना शुरू कर दिया, एक ही जगह पे रहने लगे तो फैमिली होने लगी, फैमिली का साइज बढ़ने लगा, फैमिली का साइज बढ़ने लगा तो गांव बनने लगे, और जब गांव बनने लगे तो फिर कई सारे मतलब फैमिली का साइज इतना बड़ा हो गया, ट्राइब का साइज इतना ज्यादा बड़ा हो गया कि एक ट्राइब के नीचे कई सारे गांव आने लगे जिनको जन कहा जाने लगा। तो जन कहा जाता था गांव को, सॉरी ट्राइब को, कबीले को जन कहा जाता था, और एक जन के अंदर कई सारे गांव आते थे, यानी कई सारे ग्राम आते थे। फिर हल्के हल्के करके लेटर वैदिक पीरियड में राजा की ताकत और ज्यादा बढ़ने लगी क्योंकि लोगों ने एग्रीकल्चर करना अच्छे तरीके से सीख लिया, लोग ज्यादा टैक्स पे कर पा रहे थे तो राजा ज्यादा पावरफुल हो पा रहे थे। तो जब राजा ज्यादा पावरफुल हो पा रहे थे तो एक ही राजा के अंडर, एक ही राजन के अंडर जो जन था उसका साइज बढ़ने लगा, यानी कई सारे गांव उसके कब्जे में आने लगे और उसकी टेरिटरी काफी बड़ी होने लगी। खैर, वैदिक पीरियड खत्म होता है, यानी 600 बीसीई के अराउंड वैदिक पीरियड खत्म होता है, और उसके बाद शुरुआत होती है एक नए किस्म के सिस्टम की, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर में, और वो थे कैसे दुनिया में इंडिया के पहले किंगडम्स बन के तैयार होना शुरू हुए। यानी अभी तक हम देख रहे हैं कि कबीले बने हुए हैं, कबीलों के एक सरदार हैं, उन सरदार के नीचे कई सारे गांव हैं, लेकिन अब वो सरदार पावर में बहुत ज्यादा बड़े होने लगे और अपने नाम के आगे महाराज धीराज लगाने लगे, और हल्के हल्के होकर के वही महाराज धीराज के जो ये प्लेसेस थे, जो एरिया थे, वो अब उस सरदार के एरिया बढ़ने लगे और अब वो बन गए किंगडम्स। किंगडम्स के नीचे किंगडम्स का जो राजा होता था उसे कहा जाने लगा किंग। अभी तक आप लोगों ने किंग की बात नहीं सुनी थी मुझसे, मेरे मुंह से मैंने आपको जितनी हिस्ट्री बताई अभी तक आपने किंग के बारे में नहीं सुना होगा मुझसे। किंग की शुरुआत जो हुई है, यानी किंगडम्स की शुरुआत जो हुई है, वो किंगडम की शुरुआत यहीं से हुई है, इस समय से शुरू हुई है। यानी 600 बीसीई के आसपास जब वैदिक पीरियड खत्म हो रहा था तो किंगडम्स बनना शुरू हो रहे थे। हुआ क्या, दो खास बातें हुई। क्या खास बातें हुई, इस चीज को कंट्रीब्यूट किन फैक्टर्स ने किया? वो दो खास बातें ये थी कि लोगों ने लोहे के औजारों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। ये मैं आपको बता चुका हूं, लोगों ने लोहे के औजारों का जब इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो लोग ज्यादा एग्रीकल्चर ग्रो कर पा रहे थे, यानी ज्यादा खेती कर पा रहे थे और ज्यादा फसल उगा पा रहे थे। दूसरी चीज, लोगों ने पैडी ट्रांसप्लांटेशन सीख लिया। पैडी कहा जाता है चावल के जो पौधे होते हैं उनको। ट्रांसप्लांटेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसप्लांट कर देना। आप लोगों को वैसे साइंस में अगर नहीं पढ़ाया गया है तो आगे जाकर के पढ़ा दिया जाएगा कि ट्रांसप्लांटेशन किसे कहा जाता था। ट्रांसप्लांटेशन बेसिकली कहा जाता था जब एक ट्रांसप्लांटेशन किसे कहा जाता है, ट्रांसप्लांटेशन कहा जाता है जब चावल उगाए जाते हैं तो चावल पहले तो नॉर्मल खेत में उगा दिए जाते हैं, और जब वो उनके थोड़े थोड़े से उसमें यानी बीज डाल दिए जाते हैं, बीज डालने के बाद पौधे उगाते हैं। जब पौधे उगाते हैं तो जब पौधे थोड़ी हाइट के उग जाते हैं तो उन पौधों को फिर दूसरे खेत में ट्रांसफर किया जाता है, और वो खेत पूरा पानी से भरा हुआ होता है, और उस खेत के अंदर ये जो है वो चावल के पौधे ट्रांसफर किए जाते हैं, जिससे चावल की पैदावार जो होती है, यानी चावल की जो फसल होती है बहुत अच्छी हो पाती है और चावल की क्वालिटी बहुत अच्छी हो पाती है। अब क्या होते हैं उसके, क्या क्या साइंटिफिक रीजंस है ऐसा क्यों हो पाता है, वो सब आपको डेफिनेटली साइंस में आई थिंक साइंस हरजीत मैम आपको ये या तो शैला मैम या हरजीत मैम आपको इसके बारे में पढ़ाएंगी कि कैसे ट्रांसप्लांटेशन मदद करता है चावल की ग्रोथ में, राइस की ग्रोथ में। खैर, लेकिन सवाल जो मेन इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि एक तो लोहे के औजार बनना शुरू हो गए, और दूसरा था लोगों ने ट्रांसप्लांटेशन करना सीख लिया। यानी लेटर वैदिक पीरियड के अंत होते होते 600 बीसीई होते होते लोगों ने ट्रांसप्लांटेशन भी सीख लिया। अब इससे हुआ क्या? अब इससे ये हुआ कि लोगों के पास अब इतना फसल ज्यादा उगने लगी। जब फसल और भी ज्यादा उगने लगी तो लोगों से और ज्यादा टैक्स वसूलना शुरू कर दिया गया। जब लोगों से और ज्यादा टैक्स वसूलना शुरू कर दिया तो राजा अब ज्यादा हथियार बना सकते थे। जब राजा ज्यादा हथियार बना सकते थे और साथ में ज्यादा बड़ी फौज रख सकते थे अपने पास, क्योंकि उनके पास टैक्स का पैसा ज्यादा होता था, तो जब अपने पास ज्यादा बड़ी फौज रख सकते थे तो वो और जगहों पर कब्जा कर सकते थे। जब वो और जगहों पर कब्जा कर सकते थे तो कहने का मतलब क्या है कि पहले एक राजा एक कबीले का राजा होता था, और उस राजा के नीचे कबीले होते थे, और कबीला मतलब एक पर्टिकुलर
एंसेस्टर का जो कबीला होता था वो होता था। लेकिन अब राजा बड़ा होने लगा, अब राजा पावरफुल होने लगा, अब राजा दूसरे कबीलों के ऊपर भी हमला करने लगा। और जब राजा दूसरे कबीलों के ऊपर हमला करने लगा तो उन कबीलों के ऊपर भी अब उसका कब्जा होने लगा। यानी पहले राजा की पहचान कबीले से होती थी कि ये राजा इस कबीले का है, यानी ये इस कबीले का सरदार है। लेकिन अब राजा की पहचान जगह से होने लगी, क्योंकि राजा कई सारी जगहों को अपने कब्जे में करता जा रहा था, और इसी को कहा जाने लगा जनपद। जनपद का मतलब होता है, आपने अगर ये शब्द पे ध्यान दिया हो, जनपद जो है वो दो शब्दों से मिलके बना है। जन, जिसके बारे में हमने पिछली क्लास में पिछले चैप्टर में पढ़ लिया, जन कहा जाता था ट्राइबल ग्रुप को, यानी कबीले को। और पद मतलब पैर, यानी कबीले के जहां पे पैर होते हैं, यानी जिस जगह पे, जिस जमीन पर इस कबीले के पैर हैं, उसे कहा जाने लगा जनपद। यानी जनपद उस जमीन को कहा जाने लगा जिस पर इस जन का, इस ट्राइब का कब्जा है। कहने का मतलब क्या हुआ कि अब राजा की पहचान अपने कबीले की जगह, उस कबीले का जहां पे कब्जा है उस जगह से होने लगी। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो, कि अब राजा की पहचान अपने कबीले से नहीं होती थी, बल्कि उसके कबीले का कहाँ पे कब्जा है, जिस जगह पे कब्जा, उस जगह का राजा कहलाने लगा। पहले कहलाता था कबीले का सरदार, अब कहलाने लगा किंगडम का राजा, उस जगह का राजा। बात आ रही है समझ में? खैर, तो ये जनपद जो थे, ये एक्चुअल में जो पिछले हमने जितने भी जन पढ़े, जितने भी ट्राइब पढ़े, उन ट्राइब के का जहां जहां पे कब्जा होता था उनसे बड़े होने लगे। और इन जनपद में से फिर कुछ जनपद ऐसे थे जो कि बन गए महाजनपद। महाजनपद मुझे नहीं लगता है कि आपके लिए आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल काम है। महाजनपद का मतलब होता है ऐसे एरियाज जो कि इतने बड़े बड़े किंगडम्स थे कि उसमें कई सारे ट्राइबल लोग रहते थे, कई सारे ट्राइब्स रहा करते थे, उसको कहा जाने लगा महाजनपद। महाजनपद पॉसिबल कैसे हुए? महाजनपद पॉसिबल ऐसे हुए कि राजा को टैक्सेस ज्यादा मिलने लगे। जब राजा के पास टैक्सेस ज्यादा आए तो राजा जब ओके, खैर, बेटा मैं ये टॉपिक पूरा कर लूं, फिर उसके बाद मैं इस क्लास को ही खत्म कर दूंगा, और आप लोगों को अगली क्लास में जब आवाज सही आ रही होगी कल को, तब कंटिन्यू करूंगा। लेकिन थोड़ा बहुत मुझे आज पूरा करना पड़ेगा ताकि हम सिलेबस टाइमली फिनिश कर सकें हमारी, इसीलिए मैं यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर दूंगा ताकि आप वहां से वीडियो देख सकें। खैर, मैं बता रहा था महाजनपद के बारे में कि महाजनपद पॉसिबल इसलिए हुए क्योंकि कुछ राजा ऐसे थे जो कि बहुत ज्यादा एम्बिशियस थे। एम्बिशियस मतलब उनके बहुत सारे, मतलब उनके ख्वाब बहुत थे, बहुत अभिलाषी थे, महत्वाकांक्षी थे। यानी उनके अंदर बहुत सारी अभिलाषाएं थी, और अभिलाषा ये थी कि ज्यादा से ज्यादा एरिया के वो राजा बन सके। जिस वजह से उन्होंने इतना ज्यादा अपने एरिया को बड़ा कर लिया कि वो महाजनपद कहलाने लगे। खैर, उसमें से कुछ 3-4 ऐसे एरियाज हैं, कुछ ऐसे जनपद हैं जो बाद में महाजनपद बनकर, महाजनपद बनने के बाद उन्होंने बहुत सारे एरिया पर बहुत समय के लिए बहुत फेमस रहे। उनका बहुत बड़ा किंगडम था, और वो किंगडम्स हिस्ट्री में बहुत ज्यादा फेमस रहे। और वो किंगडम्स थे मगध, वत्स, अवंती एंड कोशाल। मगध, वत्स, अवंती एंड कोशाल, ये कुछ किंगडम्स थे जो कि बहुत ज्यादा बड़े थे। और इसमें से मगध एक ऐसी जगह है जो कि बहुत ज्यादा बाद में बहुत ज्यादा फेमस हुई। और मगध के बारे में हम 7th-8th चैप्टर में बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे कि मगध में क्या क्या चीजें हुआ करती थी। अब हम जल्दी से बस इस लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। लास्ट पॉइंट ये है कि अगर हम बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अनुसार बात करें, यानी जो बुद्धिस्ट धर्म में जो किताबें लिखी गई हैं, अगर उन किताबों के हिसाब से बात करें तो इंडिया में उस समय में 16 किंगडम्स थे। यानी उस दौर में जब वो किताबें लिखी गई थी तो उस समय में इंडिया में लगभग 600 BCE के अराउंड की बात चल रही है। तो उस समय में इंडिया में 16 महाजनपद यानी 16 किंगडम्स स्टैब्लिश हो चुके थे, जिसमें से कुछ मोनार्की थे और कुछ रिपब्लिक्स थे। अब मोनार्की और रिपब्लिक्स क्या थे उसके बारे में हम अगली क्लास में बातचीत करेंगे, क्योंकि आप लोगों को क्लियर आवाज नहीं आ रही है। बस आज जो मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश करी वो सिर्फ इतनी कोशिश करी कि कैसे पहले ट्राइबल्स थे, वो ट्राइबल्स लेटर वैदिक पीरियड में जो काफी उनका एरिया बड़ा होने लगा, और एक ही जन के अंदर कई सारे गांव आने लगे। बाद में वही जन जो थे
उनके राजाओं ने अपने रूल को और एक्सपेंड करना शुरू कर दिया और कबीलों के ऊपर उन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिया। और अब वो कहलाने लगी जनपद। जनपद इसलिए कहलाने लगी क्योंकि एक ही एरिया में कई सारे ट्राइबल लोग रहते थे, कई सारे जन रहा करते थे। इसलिए जहां पे उस जन के पैर होते थे, यानी उस जमीन को जनपद कहा जाने लगा। और उनमें से कुछ जनपद थे जो आगे जाकर के महाजनपद बन गए, यानी किंगडम्स बन गए। और यहीं से इंडिया के पहले किंगडम्स की शुरुआत हुई। और उस जमाने में अगर बुद्धिस्ट टेक्स्ट के हिसाब से हम बातचीत करें तो जो है लगभग 16 किंगडम्स थे, जिसमें से मगध बहुत ज्यादा मशहूर हुआ। मगध के बारे में हम बाद में और बातचीत करेंगे चैप्टर नंबर 8 में। तो आज के लिए बस इतना ही है, क्योंकि आप लोगों को क्लियर आवाज नहीं आ रही है। हम लोग कल फिर हमारी मुलाकात होगी। कल थर्सडे है, हमारी क्लास होती है थर्सडे को। So we'll be meeting tomorrow and we'll be continuing from the point where we have left today. हम टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बातचीत करेंगे। आप लोग YouTube पर वीडियो जरूर देख लेना। ये वीडियो जब मैं अपलोड करूंगा, मैं अभी अपलोड करने वाला हूँ, इस आधा घंटे में वीडियो अपलोड हो जाएगी। आप जरूर देख लेना ये वीडियो, और वीडियो देखने के बाद कोई भी क्वेश्चन आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा, और फिर कल हम इसी पॉइंट से आगे कंटिन्यू करेंगे। So thank you very much. Have a very good time and see you tomorrow.